नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी। उनसे हम कुछ ही विषयों पर चर्चा करेंगे और थोड़े समय में इन्होंने कहां से कहां तक का सफ़र तय किया है। इनको कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को इतनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंचाने में। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, आपका श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का खड़ा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को खड़ा करने के लिए मुख्य उद्देश्य यह था कि शोषित पीड़ित समाज है उसका उत्थान करें। आजकल राजनेताओं के दबाव में गरीब की सुनाई नहीं होती, उनकी आवाज़ उठाएं। हम जहाँ रेप के मुकदमे होते हैं वहाँ सुनाई नहीं होती, उन बहनों के लिए आवाज़ उठाएं, धरना प्रदर्शन करें, उपखंड कार्यालयों के आगे ज्ञापन दें। इसके साथ साथ जो हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं, श्रव समाज के जितने महापुरुष हुए हैं, उनके स्मारक हैं, उनके देखभाल करने के लिए, उनका सार संभाल करने के लिए हम लोगों ने ये करणी सेना खड़ी की। इसके अलावा राजपूत समाज में बेटियों को कम पढ़ाया जाता था, उनको पढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने महिला विंग भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना खड़ी की। आज इस देश के 22 प्रदेशों में काम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कर रही है, 20 में पूर्ण रूप से कार्यकारिणी बन चुकी है। और आप लोग देख रहे हो अभी लॉकडाउन के अंदर हर स्टेट के अंदर हमारे भाई और बहनों ने ब्लड तक दिया है। जो कोरोना महाबीमारी था, इसका मुकाबला करने के लिए, इससे बचाने के लिए आम गरीब शोषित पीड़ित को और उनका पेट भरने के लिए जगह जगह भंडारे लगाए हैं, जगह जगह लंगर लगाए हैं और सूखा राशन भी वितरित किया है। गायों के लिए हरा चारा, जैसे पशु पक्षियों के लिए दाना, हर स्टेट के अंदर ये मुहिम चल रही है। तो इसलिए हम लोगों ने ये करणी सेना खड़ी की। एक जो झूठे मुकदमे युवाओं पर लगा देते थे राजनीतिक दबाव में, वो मुकदमे ना लगे, और जो राजनेता हैं वो हर युवा जो राजनीति में उभरना चाहता है, जो पुराने राजनेता है उसको कुचलना चाहते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हमने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना खड़ी की थी। और आज आप देख रहे हो इस भारत देश के अंदर पूरे में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है। सर, सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से पहले क्या थे और आज क्या है, इस बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताओगे? श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में आने से पहले मैं अपराध की दुनिया में था। और अपराध की दुनिया में भी क्यों गया था? जो राजनेता शोषित पीड़ित लोगों के साथ अन्याय करते थे, उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने कुछ समय के लिए हथियार उठाया था और बाद में मैंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद आज 2002 के बाद मेरे पे कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हाँ, रास्तों रोको, सरकारी कार्य में बाधा, ये जो हम लोग आंदोलन करते हैं, इनके मुकदमे मेरे पर ज़रूर दर्ज हुए हैं सरकार की तरफ से, दबाने के लिए, कुचलने के लिए। पर मैं मुकदमों की तरफ नहीं देखता। मैं हर शोषित पीड़ित भाई और बहनों को न्याय दिलाने के लिए रोड पर, ज़मीनी स्तर पर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि संगठन काफ़ी, आज संगठन राजपूत समाज के पूरे भारत के अंदर 5000 से भी ज़्यादा संगठन है। कोई तहसील लेवल का है, कोई जिले लेवल का है, कोई 2 प्रदेशों में, कोई 1 प्रदेश में, कोई 4 में, कोई 3 में। पूरे भारत में अगर आरएसएस के बाद कोई सबसे बड़ा संगठन है तो वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है। और मैं आपको बता दूं, आरएसएस भी हमसे तब बड़ा है कि वो सर्व समाज सबको लेके साथ चलता है। हमारा संगठन खाली राजपूतों के लिए बनाया था, और राजपूतों के लिए इसलिए बनाया था कि राजपूत अपने जो कर्म और धर्म उनका था उससे भटकने लग गए थे। जो पृथ्वीराज चौहान, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप, शेखाजी महाराज, वीर दुर्गादास राठौड़, शिवाजी जैसे योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने जो धारणाएं पैदा की थी, उन धारणाओं से भटकना शुरू हो गए थे। उनके अधूरे काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। जो आज कहते हैं कि महाराणा प्रताप के समय भी एक नहीं हुए, राजपूत एक नहीं हो सकते, एक तकड़ी में नहीं तोले जा सकते। कोई केकड़ा बताता है, कोई मेंढक बताता है, कोई कुछ बताता है, नहीं हो सकते। तो आपने देखा होगा, मैंने उज्जैन के अंदर मीटिंग की, 10 लाख लोग थे। जो 10% आरक्षण मिला है युवाओं को आर्थिक आधार पर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक ही थी जिसने चलाया। उज्जैन में 10 लाख लोग एक समाज के इकट्ठा करना, 15 लाख रुपये लोग इंदौर में इकट्ठा करना, 3 से 4 लाख लोग गुजरात के गांधीनगर में इकट्ठा करना, जहाँ से देश के गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ इतने इतने एक समाज के लोग इकट्ठा करना। आज के नेता है ना, वो सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, जब जाके भीड़ होती है। एक कौम के अगर 10-10 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कौन कहता है एकता नहीं है? एकता है।
एकता है, पर उनको मोतियों को माला के अंदर पिरोने वाला चाहिए। आज से पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी, चलो मैं दूसरी जिंदगी जी रहा था, मेरी कहीं और था, तो यहाँ जितने भी हमारे सामाजिक नेता थे जिन्होंने संगठन बनाए थे, जिन्होंने सामाजिक संगठन बनाए थे, वो आज से पहले राजस्थान से बाहर क्यों नहीं निकले? अब सुखदेव सिंह जब राजस्थान से बाहर निकल के पूरे भारत के अंदर टीम खड़ी कर दी, तो सुखदेव सिंह के पीछे पीछे और नेता भी जा रहे हैं जो 45 50 साल से लगे हुए हैं। कोई कहता है मुझे 65 साल पुराना संगठन है, हमें तो क्रांतिकारी बोलते हैं कि ये तो क्रांतिकारी हैं, उगर लोग हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज तक जितने भी इतिहास बने हैं वो क्रांतिकारियों ने बनाए हैं। बुद्धिजीवी लोग तो पढ़ा करते हैं इतिहास को जी, और वो याद हो रहा है। तो हम लोग इसके जरिए पूरे भारत के अंदर एक मुहिम चला रहे हैं। अभी गाय को बचाने के लिए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए हम सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हो 370 हटी, उससे पहले 370 हटने से पहले फारूक अब्दुल्ला ने चैलेंज किया था कि कोई माई का लाल भारत के अंदर है तो कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा फहराए, पाक शासित कश्मीर की तो बाद में बात करना। तो मैंने 2018 में कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा फहराया, भारत का नाम रोशन किया। खाली एक तिरंगा लेकर के गया था मैं, और वहाँ आपको पता है कर्फ्यू लगे होते हैं, धारा 144, आतंकवादी उग्रवादी किसी को आने ही नहीं देते। पर माँ भवानी का आशीर्वाद था कि मैं वहाँ से सेफ निकला तिरंगा फहरा करके। इसके अलावा आप लोग देख लो कि उसके बाद धारा 370 35A हटी। अब हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, इस देश की केंद्र सरकार से, कि धारा 30A 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 भी हटाई जाए, ताकि हम हमारे विश्वविद्यालय, गुरुकुलों में, हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ा सके। ये 30A है ना, ऐसी है, हम हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है जैसे भागवत गीता है और जितने भी रामायण हैं, ये क्या नाम, महाभारत के हैं, हम हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते। ये 30A धारा हटाई जाए, इसके लिए भी हमने मुहिम चालू कर रखी है, प्रधानमंत्री जी से मांग की है। तो हम समय समय पर तैयार रहते हैं, हर जगह जहाँ किसी भी समाज की बहन बेटी की इज्जत हो, चाहे बेटी कुम्हार की हो, चाहे बेटी नायक समाज की हो, चाहे बेटी धानक की हो, चाहे बेटी जाट की हो, चाहे बेटी राजपूत की हो, चाहे बेटी मेघवाल की हो, चाहे बेटी दर्जी, छिंपी, लुहार, किसी की भी हो, हम वहाँ पहुँचते हैं और उनको जहाँ शासन प्रशासन के दबाव में कार्रवाई नहीं होती उनको न्याय दिलाते हैं। आप लोग हमेशा देखते रहते हो, हम लड़ते रहते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, वरना मैं डेगाना होता। डेगाना में 2 बच्चियों की इज्जत लूटी गई है। एक चारण समाज की बच्ची है नाबालिग, उसकी इज्जत लूटी गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 महीने से एक छुट भैया कांग्रेस का नेता है, उसके दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही। उसके अलावा एक राजपूत बेटी की इज्जत लूटी गई, उसमें तो 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। एक मुलजिम को दिखा दिया कि जहर पी गया, अरे जहर पीने के बाद आदमी जिंदा नहीं रहता, वो नाटक कर लिया, ऑटो के जहर लगा लिया और एडमिट करा दिए। डॉक्टर इनकी, पुलिस इनकी, MP इनके, विधायक इनके। मेरा एक कहना है सरकार से कि आप लोग अगर जाट MP हो, जाट विधायक हो, अगर जाट तहसीलदार हो, अगर जाट SHO हो, तो उनको एक जगह, एक थाने के अंदर, जैसे मैं भादरा विधानसभा से आता हूं, अगर वहां जाट विधायक है तो जाट तहसीलदार, जाट SDM, जाट SHO नहीं होने चाहिए। एक अगर DSP दूसरी कास्ट का है तो वो दूसरी कास्ट का होना चाहिए। अब जैसे मीणाओं के क्षेत्र हैं जिसमें मीणा अधिकारी हैं, मीणा विधायक हैं, मीणा MP हैं, वहां एक जाति के नहीं होने चाहिए। अगर नेता मीणा जाति के हैं तो वहां अधिकारी अदर कास्ट के लगाने चाहिए। जहां राजपूतों का बाहुबल्य क्षेत्र है, वहां अगर राजपूत MP विधायक हैं तो वहां राजपूत अधिकारियों को नहीं लगाना चाहिए, अदर कास्ट के लगाने चाहिए, ताकि उनका तालमेल ना हो। अब जातीय दवेशता, ये आरक्षण की वजह से जातीय दवेशता फैलती जा रही है भारत के अंदर। राजस्थान में तो फैल रही है। ये नेता लोग है ना, वोट लेने के लिए जातीय दवेशता फैलाते हैं। जैसे हनुमान बेनीवाल पहले फैलाते थे, उनका काउंटर मैं करता था, उनको जवाब मैं देता था। वो कहते थे राजेंद्र राठौड़ ऐसे है, गजेंद्र सिंह ऐसे हैं, ये बेवड़ों की मूर्तियां तोड़ दो, ये पिए हुए चौक तोड़ दो, इनकी ये मैं गढ़ मिटा दूंगा, मूर्तियां मिटा दूंगा, मुझे CM बना दो, वो बना दो। तो ये नेता हैं जो उनके प्रतिबंधी नेता थे, जवाब तो उनको देना चाहिए, वो नहीं देते थे, तो उनका काउंटर मैं करता था सामाजिक नेता होने के नाते, राजपूत समाज को आगे लाने के लिए। अब हनुमान बेनीवाल जी के जब से राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह जी और खीमसर और सब दादो भाई बने हैं, तब से हमारी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। अब कंट्रोवर्सी कहाँ चलती है? काफ़ी लड़के हैं वो दवेशता फैलाने के लिए लाइव आके गाली निकालते हैं सुखदेव सिंह को। तो सुखदेव सिंह गाली उनकी क्यों सुनेगा? गाली तो सगा संबंधी होते हैं और होते हैं, उनमें दी जाती है।
तो मैंने पिछले दिनों कहा था तुम 15 से 20 लोग हो जो सुखदेव सिंह को गाली देते हो, क्या रिश्तेदारी है क्या अपनी? तुम मेरे साले लगते हो जो मुझे तिलक काट के जुमारी दे रहे हो तो मैं गालियां तुम्हारी सुनो। 15 से 20 लोगों को नाम लिया, पर उन लोगों ने क्या किया, वो कटिंग करके उस वीडियो को एडिटिंग करके और ऐसा चलाया कि जाट समाज बोले सुखदेव सिंह ने जाट समाज को गाली दे दी। अरे कहां दे दी? जब राजा सूरजमल की बात आई ना, वीर श्रोमणी राजा सूरजमल की बात आई पानीपत पिक्चर में, सबसे पहले सुखदेव सिंह ने भरतपुर राजा साहब को लेटर लिखा और कहा राजा साहब जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ कंधे से कंधा सड़कों पर लड़ेंगे और इन फिल्म इंडस्ट्री के भांडों को धूल चटा देंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा जब महापुरुष सब एक हैं हमारे तो हम एक हैं। ये राजनेता वोट बैंक के लिए हमें आपस में टकराते रहते हैं, भिड़ाते रहते हैं। सर आप पे सबसे बड़ा आरोप रहता है कि आप राजपूत समाज के जो युवा है उनको गलत संदेश देते हो और भड़काते हो, तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना? भाई मैं समाज का नेता हूं, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं, मैं समाज का नेता हूं। तो समाज के युवाओं की सुनूंगा, समाज के उत्थान के लिए उनको आगे लेके आऊंगा। क्षत्रियों का धर्म और कर्म रहता है, ये मेरी बात नहीं है। मैं राजपूत नहीं, राजपूत के साथ मैं क्षत्रिय भी हूं और क्षत्रियों का धर्म और कर्म रहता है कि वो खुद सक्षम हो तभी तो दूसरों की मदद करेंगे। अगर खुद ही सक्षम नहीं है तो हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे? सर दूसरा आप पे सबसे बड़ा आरोप रहता है कि आप राजपूतों को आगे लेके जाने की सोचते हो, अन्य जो 36 कौम के युवा है उनको आगे ले जाने के लिए नहीं सोचते आप। मैं राजपूत समाज को आगे लेके जा रहा हूं, ये बात आपकी सोड़ाना सही है। और राजपूत कौन से आगे लेके जा रहा हूं? जो क्षत्रिय राजपूत है उनको आगे लेके जा रहा हूं। और क्षत्रिय जब सक्षम होगा ना तो वो सबको गले लगा करके सोएगा। जब क्षत्रियों का राज हुआ करता था ना, जब क्षत्रियों के राजा हुआ करते थे, तब एक भी कोई भी उनकी प्रजा में भूखे पेट नहीं सोता था। अगर राजा के लड़के ने कोई गलत कर दी तो उसको भी फांसी, आम नागरिक ने गलती कर दी तो उसको भी फांसी। आज तो एक नेता का चमचा है ना, उस पर मुकदमा लग जाए तो फाइल थाने से चेंज होके डीवाईएसपी के पास, डीवाईएसपी से फाइल चेंज होके एएसपी के पास, एएसपी से चेंज होकर के एसपी के पास, एसपी से चेंज होकर के आईजी साहब के पास, आईजी साहब से चेंज होकर के फिर ठंडे बस्ते में सीबीसीआईडी में डाल देते हैं। तो पहले ये ना ये हुआ करता था। तो मैं ये चाहता हूं क्षत्रिय सुदृढ़ और सक्षम हो जाएंगे ना तो वो सबको गले लगा करके चलेंगे। अगर क्षत्रियों का इसलिए मैं उत्थान कर रहा हूं कि तुम लोग भटक गए, तुम्हारा कर्म और धर्म था उससे तुम भटक गए। क्यों भटक गए? कि क्षत्रियों के पास रियासतें थी 565, वो इस देश के अंदर समानता लाने के लिए वो रियासतें सरकार को दे दी, तो आम क्षत्रिय भी आम नागरिक हो गए, आम नागरिक हो गए ना। क्षत्रियों के पास पावर नहीं रही, 565 रियासतें थी वो दे दी, गढ़ दे दिए। जैसे आज एसएमएस है, स्टेडियम है, हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी ये जो बिल्डिंग है, ये सारी राजपूतों क्षत्रियों की थी। ये सब देश के अंदर समानता लाने के लिए उन्होंने रियासतें दान कर दी, जमीनें दे दी, सब कुछ उन्होंने दे दिया। फिर मेरे को एक बात बताओ, क्षत्रियों को कुचलने के लिए ये आरक्षण क्यों लेके आए? आज जाट बाहुल्य क्षेत्र है उसको सुरक्षित सीट कर दिया, SC/ST का लड़ेगा, क्या औचित्य है? राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है उस सीट को सुरक्षित कर दिया, वहां SC/ST के लोग लड़ेंगे, क्या औचित्य है? तो ये राजनीति के अंदर जब से आरक्षण घुसा था ना तब से तहस नहस हो गए। मैं हमेशा मंच पर कहता हूं, मैं आरक्षण का जिनको मिला हुआ है मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं, उनको और दो। पर जो आज सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 78% लोग BPL रेखा से नीचे जीने वाले SC/ST के आज भी आरक्षण से वंचित है। तो जब आप 70 साल में उनका भला नहीं कर पाए, 78% लोगों तक आरक्षण नहीं पहुंचा पाए, तो क्यों? मेरा ये कहना है आरक्षण दो, SC को दो, ST को दो, सबको दो, सामान्य को दो, OBC को दो, सबको दो, पर उनको दो जिनको जरूरत है। एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसको दोबारा आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। जिनको आरक्षण मिला हुआ ना वो एक बार नहीं 10-10 बार एक ही घर परिवार में ले रहे हैं। आज इस देश का राष्ट्रपति आरक्षण ले रहा है, इस देश का मुख्यमंत्री आरक्षण ले रहा है, IAS आरक्षण ले रहा है, IPS आरक्षण ले रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति हो रही है। तो सर आपका क्या मानना है आरक्षण के लिए? आरक्षण का मेरे ये मानना है कि जो SC/ST के गरीब लोग हैं जिनको आरक्षण मिल चुका है उनसे आरक्षण लेकर के उन गरीब 78% लोगों तक आरक्षण का फायदा पहुंचना चाहिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, वर्तमान समय में कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो और अपने इंडिया में भी, भारत देश में करीब करीब पूरे प्रदेशों में फैल चुकी है, और अपन सबको पता है लॉकडाउन 4 चालू है। और अभी जो यूपी की सीमा पर जो मजदूरों के साथ हो रहा है, अपने प्रियंका जी ने बसें भेजी और अपने यूपी सरकार वापस बसों को भेज रही है, तो सर उसके लिए आप क्या कहोगे? मेरा यह कहना है बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में ना पड़े। मजदूर पीसा जा रहा है, मजदूर मर रहा है, कभी रेलवे ट्रैक पे 16-16 मजदूर कट रहे हैं। एक वीडियो आया
एक मजदूर जाते हुए पेट में भूख लग गई, अगर हमें पता चल जाता तो हम उसको खाना भी खिलाते, पर अब हर आदमी का हर जगह पता नहीं चलता ना, तो वो कुत्ते का मरे हुए कुत्ते का मीट खा रहा है, वो वीडियो वायरल हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां राजनीति ना करें, मजदूरों का उनका हक और अधिकार दिलाए। आज मेरे को एक बात बताओ, लॉकडाउन जब आपके पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं और आप लॉकडाउन में ढील दे रहे हो, ये तो मानते हैं चलो पॉजिटिव पेशेंट घट रहे हो तो लॉकडाउन में ढील दें, अरे आप लॉकडाउन में ढील दे रहे हो और पॉजिटिव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। नवरात्रे थे पीछे, त्योहार था हिंदुओं का, एक भी दुकान खुली क्या? एक भी दुकान नहीं खुली नवरात्रों में, त्योहारों में। अब ईद आ रही है, उनको खुश करने के लिए ये लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, और दिनों दिन जहां 200 थे वहां 500 हो रहे हैं, 500 वहां हजार हो रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं। अरे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं और सरकार ढील दे रही है, इसका कारण क्या है? क्या सिस्टम है? तो समझ से परे है। क्या ट्रेनें चलाएंगे, एयरपोर्ट खोल दिए? अगर ये एयरपोर्ट शुरू में ही जो एयरपोर्ट बंद कर देते ना, जितने भी बाहर विदेशों से आए उनको वहीं पैक कर देते। और ये जो दिल्ली के अंदर जमात का प्रोग्राम हुआ था, तबलाई जमात का, उसमें अगर रोक लगा देते तो आज ये कोरोना महामारी इस देश में नहीं फैलती। ये दिल्ली से 17 स्टेट में फैली और आज पूरे भारत में है। राजस्थान में 32 जिलों में कोरोना पॉजिटिव लोग आए हैं और फिर भी छूट दी जा रही है। ये गलत है। ये पता नहीं सरकार क्या कर रही है। मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। जो मजदूर है ना, वो सरकार को बनाते हैं, सरकार मजदूरों को नहीं बनाती। आज उनके मालिक हैं फैक्ट्री में से, उनको झूठ बोल बोल करके ये कह दिया ट्रेन जा रही है, और फैक्ट्री से बाहर निकल गए, वो रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए, मालिक फैक्ट्री के ताला लगा के गायब, ना उनको तनख्वाह मिल रही है। ये हालात हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलो राजस्थान में गहलोत साहब जननायक नेता है, उन्होंने कह दिया, एसडीएमओ को निर्देश दे दिया कि कोई भी पैदल जाता हुआ किसी भी एसडीएम के क्षेत्र में मिल गया उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो मैं जागरूक नागरिकों से, ग्रामीणों से, जितने भी जागरूक नागरिक हैं जो होटल वाले हैं रोडों के नज़दीक, उनसे कहना चाहता हूं, कोई भी पैदल यात्री जाता हुआ मिले तो संबंधित अधिकारी को वहां तुरंत सूचना दें और उन मजदूरों का हर मर्रम पट्टी करें। अरे हजार किलोमीटर से गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, छोटे छोटे बच्चियां कंधे पर लेकर के, बैग कंधे पर लेकर के, वजन उठा करके 800 700 किलोमीटर चले। उनके पैरों में छाले हो गए, फिर फूट गए, फिर छाले हो गए, फिर फूट गए, 7 पड़त बन गई, अंदर जख्म हो गए। ये जख्म आने वाले समय में, ये आज मजदूर के हो रहा है ना, आने वाले समय में इन सरकारों को जख्म देगा मजदूर। ये आप देख लेना। मजदूर है ना, वो आज मजबूर है, इसीलिए शहर में कमाने खाने के लिए जाता है। अगर सरकारें सक्षम होती तो शहर में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। कारखाने, फैक्ट्री लगवाओ ना। अब चीन से भारत के अंदर 300 फैक्ट्रियां, कारखाने आ रहे हैं, तो उसमें राजस्थान को कितने मिल रहे हैं? वो तो सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सेट हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी और राज्यों में सरकार उनकी। राजस्थान को भी कम से कम 300 फैक्ट्रियां आ रही है चीन से उठ करके भारत में, तो राजस्थान में भी 50 फैक्ट्री दे दो, तो यहां का मजदूर, यहां का बेरोजगार युवा, उसको रोजगार मिल जाए। आज खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो गरीब आदमी है वो तो लाइन में लाग के खाना ले लेता है, चाहे सरकार खिलाए चाहे कोई सामाजिक नेता खिलाए, गरीब आदमी लाइन में लाग के खा लेता है। धनाढ्य हैं वो अपने घर में खा लेते हैं। मध्यम वर्ग के जो स्वाभिमानी लोग हैं ना, वो घरों में भूखे पेट सो रहे हैं, वो किसी को कह नहीं सकते कि मेरे घर में अन्न नहीं है। मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, वो घरों में भूखे पेट सो रहे हैं। मैंने काफ़ी फ़ोन आए मेरे पास, मेरी टीम के पूरे भारत से। मैंने कहा उनके घर चुपचाप जा करके आप सूखा राशन बांध करके 15 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, जितना हम कर सकते हैं उतना मध्यम वर्ग के घरों में दे के आओ, और वहाँ फोटो मत खिंचवाओ, वीडियो मत बनाओ। वो स्वाभिमानी लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय उनके साथ हो रहा है। वो किसी को कह नहीं सकते। गरीब लोग लाइन में लग जाते हैं, धनाढ्यों को जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी सरकार को? अरे ये धन्ना सेठ है, इन पे लगाओ ना।
अरे राजपूत छोटा मोटा एक माल लेते थे उस समय जमीनों का, उसमें कहते थे राजपूत ठाकुर लूट रहे हैं। ये पेन जिस कंपनी ने बनाया ना, वहां से बन करके थोक में खरीदा ना, वहां जीएसटी लगी। और थोक व्यापारी ने खरीद करके खुदरा में लेके आया, वहां जीएसटी लगी। और खुदरा व्यापारी से हम लोग खरीद के लेके आएंगे, वहां जीएसटी लगेगी। 66% जीएसटी ले रहे हैं इस एक में। तो किसान को क्यों नहीं दे सकते? किसान जिस दिन अपनी फसल की कीमत तय नहीं करेगा ना, जैसे ये पेन का मालिक है ना, वो इसकी कीमत तय करेगा, 100 रुपए में बिकेगा तो 100 में बिकेगा। आज किसान की फसल चना है, बाजरा है, सरसों है, मोठ है, मूंग है, दालें हैं, उनकी किसान कीमत तय नहीं कर सकता। उसके धन्ना सेठ आकर के परखी मारते हैं, कहते हैं ये तो दागी हो गया, इसमें तो काला लग गया, इसका तो रेट इतना देंगे। धन्ना सेठ रेट तय करते हैं किसान की फसल का। अरे जब अपने अपने कारखाना फैक्ट्री सबके मालिक तय करते हैं रेट, तो किसान मालिक नहीं है क्या अन्न क्या? अन्न का भंडार किसान से प्राप्त होता ना, तो किसान को किस दिन हक मिलेगा जो अपने अन्न की कीमत वो लगा सके कि मैं इसको 4,000 रुपए कुंटल कनक बेचूंगा, इससे नीचे नहीं दूंगा। ये किस दिन कौन सी सरकार तय करेगी? किसानों का हक और अधिकार कौन दिलाएगा? आज किसानों की बात हर आदमी करता है। जब तक विधायक एमपी नहीं बने, किसानों की खूब करते हैं। कौन कर रहा है? आज टिड्डी पूरे राजस्थान को तबाह कर दिया, टिड्डी दल। कौन सा छिड़काव हो रहा है? कौन सा रोकथाम हो रहा है? किसानों को कह रहे हैं खुड़का करो, बर्तन बजाओ और बजाओ। क्या करें? कहां जाएं किसान? तो इसलिए किसान सक्षम है इस देश का। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि मैं एमपी हूं या विधायक हूं, मैंने 60 लाख दे दिए, 1 करोड़ दे दिए, 1.5 करोड़ दे दिए, 2 करोड़ दे दिए एमपी कोटे से, मैंने विधायक कोटे से 50 लाख दे दिए, 21 लाख रुपये दे दिए। अरे विधायक कोटा, एमपी कोटा क्या है? वो इस जनता का पैसा है, हमारा पैसा है। खुद की जेब से कोई विधायक एमपी आज तक दिया क्या किसी ने? 1 रुपये भी? किसी को खाना खिलाया क्या? खुद की जेब से खिला के दिखाएं। अब लोग कहते हैं कि दारू पियो, दारू के ठेके खोल दिए कि सरकार को रेवन्यू की जरूरत है। अरे तुम जनता को मार के रेवन्यू कमाओगे, फिर तुम शराब की जगह गांजा, हकीक, समेक, सारे जितने नशे होते, पोस्ट, अफीम, सब चला दो ना। रेवन्यू चाहिए तो सब खुले कर दो, रेवन्यू खूब आएगी। जनता को मार रहे हो, रेवन्यू वहां गुजरात में, बिहार में शराब बंद है, वहां रेवन्यू कहां से आती है? ये शराब पिए हुए लोग निकल जाते हैं सड़कों पर, उनको पता ही नहीं क्या लॉकडाउन है। वो पीने के बाद मदहोश हो जाते हैं और किससे टकराते हैं, कहां जाते हैं। तो मेरा तो एक ही कहना है कि आपके माध्यम से सरकार इस ओर ध्यान दे, किसानों की तरफ ध्यान दे। आज लोन करें, 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने घोषणा कर दी। अरे मोदी जी ने घोषणा तो 20 लाख करोड़ की कर दी, पर एक शब्द बोल दिया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो लॉकडाउन शुरू हुआ है तो 20 करोड़ लाख से तो ऊपर लग लिए। कह रहे लोन दो, खूब लोन दो। लोन लाने के लिए हम लोग गए बैंकों में, बोले नहीं आप लोगों को नहीं मिल सकता, ये तो कारखाने फैक्ट्री चलाते हैं, उनको देंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी। कैमरामैन अशोक के साथ हीरा चौधरी।